बेटा आवाज आ रही है? हेलो। आवाज आ रही हाँ नहीं? सर, आ रही है सर, आ रही है। ठीक। ठीक। बेटा देखो बेटा, हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर कर लिए हैं। पहला हमने किया था फाइनल अकाउंट, उसके बाद हमने पढ़ा था एनपीओ, और उसके बाद हमने पढ़ लिया डेप्रिसिएशन। ये 3 चैप्टर हम कर चुके हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आता है और ये भी 100% पेपर में आता है। डेप्रिसिएशन हमने लास्ट क्लास में खत्म करा है। मैंने डेप्रिसिएशन में 3 तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, उन तीनों में से एक पेपर में आएगा। पहला है फुल फ्लैज नॉर्मल क्वेश्चन, जिसमें वो 3 या 4 मशीन देता है और उनमें से कुछ बेच देगा, कुछ रखेगा, कहेगा भाई 4-5 साल का डेप्रिसिएशन बनाओ। उसके बाद मैंने दूसरा तरीका जो कराया था वो कराया था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है कि भैया तुम्हें प्रोविजन वाला, जिसमें तुम्हें 2 तरीके के अकाउंट बनाने होते हैं, एक एसेट अकाउंट बनाना है और एक प्रोविजन अकाउंट बनाना है। याद है बेटा? और तीसरी यस सर। तरीके का मैंने कराया था चेंज इन मेथड। मैक्सिमम चांस या तो ये आएगा पेपर में या ये आएगा, बट तीनों में से आ कोई भी सकता है। और तुम्हें मैंने एक नया कॉन्सेप्ट भी सिखाया था कि अगर हम एडिशनल कुछ भी खर्चा करते हैं मशीन पे और उस एडिशनल खर्चा करने की वजह से मेरी मशीन या एसेट की लाइफ बढ़ती है, तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं वो भी मैंने तुम लोगों को समझाया था। याद है? यस सर। यस सर। इस तीनों तरीके में से एक क्वेश्चन आएगा। अब ये मेथड तुम्हारा यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि याद करो लास्ट क्लास में ये वाला मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई करके क्वेश्चन करवाया था, है ना? यस सर। आज की क्लास में हमारा नया चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। पहले मुझे ये बताओ बेटा, इन्वेंट्री होता क्या है? सर स्टॉक ही तो होता है इन्वेंट्री। स्टॉक। चलो बहुत बढ़िया, स्टॉक। बहुत बढ़िया। अब हमारे पास बेटा 3 तरह के स्टॉक होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से स्टॉक? टाइप्स ऑफ स्टॉक जल्दी बताओ। सर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड। बहुत बढ़िया। एक होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस और एक होता है फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल क्या है कि भाई मेरा काम प्रोडक्शन करने का है, अपनी प्रोडक्शन। एग्जांपल, मेरा काम है मार्कर बनाने का। ठीक है, तो इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक भी चाहिए होती है, इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे इंक भी चाहिए, इस मार्कर को बनाने के लिए मुझे रिफिल भी चाहिए। तो ये सारे आइटम मेरे लिए क्या हो गए बेटा? रॉ मटेरियल। समझ आया? समझ आ गया? यस सर। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब है कि मैंने मार्कर बनाने स्टार्ट कर दिए बट अभी तक मार्कर बने नहीं है। एग्जांपल, मैंने प्लास्टिक से मार्कर की शेप बना ली, मैंने इसके अंदर रिफिल भी डाल दिया, बट अभी रिफिल में इंक डालनी बाकी है। तो जब तक ये इंक मैं इसको नहीं फिल करूंगा तब तक ये मार्कर मेरा कंप्लीट नहीं बनेगा। समझ आ गया बेटा? तो ऐसी प्रोसेस जो अभी मेरे मार्कर 100% बन के तैयार नहीं हुआ, मतलब रेडी टू सेल नहीं हुआ, तो जब तक मेरा प्रोडक्ट रेडी टू सेल ना हो उसको हम क्या बोल देते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर है? सर। बोल बेटा। सर बुक में से डेप्रिसिएशन में एक और टॉपिक दे रखा है, रिवैल्यूएशन मॉडल वाला सर। कौन सा वाला? रिवैल्यूएशन मॉडल। बेटा वो रिवैल्यूएशन मॉडल पढ़ के देख, ऑलरेडी जो हम कर चुके हैं उसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। ये इसी को रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन बोलते रिजर्व अकाउंट भी बनाने को दे रखा है सर। हैं। क्या? रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट भी दे रखा है सर वो बनाने सब को। नहीं आता, यही तीनों में से आएगा जो मैंने कराया है, वो एक्स्ट्रा दिया हुआ है, उसको छोड़ो।
ये ओके तीनों मेथड कर लेना जो मैंने कराया, ठीक है। ओके सर। फिनिश गुड्स क्या होता है बेटा, जब मेरा मार्कर बन के तैयार हो जाएगा, मार्कर रेडी टू सेल है, अब मैं इसको बस मार्केट में जाके बेचूंगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिनिश गुड्स। समझ आया, क्लियर है बेटा, सर। करें आगे, करें बेटा। सर सर करो। अब जब हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो हम ये निकालना चाह रहे हैं कि जो हमारी इन्वेंट्री है उसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। पहले 2016 से पहले हम इसको लिखते थे कि जो इन्वेंट्री है उसका जो मेरा सेक्शन है वो है इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 2। बट अब क्या है कि 2016 के बाद हमारा ये सेक्शन हो गया रिवाइज, तो इसको हम लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 और ब्रैकेट में लिखते हैं रिवाइज्ड, क्योंकि ये सेक्शन थोड़ा रिवाइज हुआ है इसलिए इसके ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, रिवाइज्ड। क्लियर, क्लियर है। तो अब इसको करने के हमारे पास सबसे पहले मैं सिस्टम बताता हूं, दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है पीरियोडिकल सिस्टम, एक होता है पीरियोडिकल, एक होता है परपेचुअल। सबसे पहले जब हम वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मतलब ये है कि मेरे पास जो स्टॉक बचे हैं उनकी वैल्यू क्या है, उनकी कॉस्ट कितनी है। क्योंकि अगर मैं उनकी वैल्यू अच्छे से कैलकुलेट ना करूं, अगर मैं वैल्यू ज्यादा कैलकुलेट कर लूंगा तो मेरे प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, वैल्यू कम कैलकुलेट करूंगा तो भी मेरे प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा, है ना बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, हम याद है, ट्रेडिंग अकाउंट में इधर ओपनिंग स्टॉक आता है, इधर क्लोजिंग स्टॉक आता है। तो अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, दोनों की वैल्यू अगर मैंने गलत कैलकुलेट करी तो उससे मेरे प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा बेटा। यस सर। सर इसी पड़ेगा। इसी की मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो कि प्रॉफिट या तो बढ़ जाए या प्रॉफिट कम हो जाए, तो मेरी ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए मुझे कैलकुलेट करनी होती है अपनी जो मेरी इन्वेंट्री है उसकी एक्चुअल वैल्यू, कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू है कितनी, है ना बेटा। तो अब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो सिस्टम होते हैं, एक होता है परपेचुअल पीरियोडिक सिस्टम, एक होता है परपेचुअल सिस्टम। देखो नॉर्मली दोनों ही अपने आप में बड़े इजी इजी से हैं, ध्यान से समझना। पीरियोडिकल सिस्टम का मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मेरी चल रही है एक शॉप, मैं मान लो शर्ट्स बेचता हूं, मेरी एक दुकान है और मैं दुकान में शर्ट बेच रहा हूं। मैं क्या करता हूं, हर साल मैं ये ध्यान नहीं, ये नहीं, मैं हर महीने के एंड में, हर महीने की 31st को, 30 को खत्म होता है तो 30 को, 31st को खत्म हो रहा है तो 31st को, हर महीने की लास्ट डेट पे मैं ये काउंट करता हूं कि मेरे पास शर्ट्स कितनी बची है, ठीक है। अब मैं हर महीने की लास्ट डेट पे, मतलब पीरियोडिकल मतलब एक दिन, कोई भी एक दिन डिसाइड कर लूंगा और उस दिन पे मैं चेक करूंगा मेरे पास एक्चुअल में बची कितनी है शर्ट्स, और मुझे पता है एक शर्ट 100 रुपए की है और मेरे पास अगर 50 शर्ट्स बची है तो मेरी वैल्यू कितनी हो गई स्टॉक की, 5,000 रुपए, है ना बेटा, हाँ है ना। यस सर। पीरियोडिक में क्या होता है, पीरियोडिक में मैं कॉन्टिन्यूअस रिकॉर्डिंग नहीं करता, पीरियोडिक में क्या है, मैं एक दिन डिसाइड करूंगा, उस दिन पे मैं चेक करूंगा मेरे पास कितनी शर्ट्स बची है, तो इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्लियर है, क्लियर है सर रिपीट कर यस दीजिए सर एक सर। बार। बेटा। मैंने रिपीट कर देता हूं, मैं कह रहा हूं मैंने कितनी शर्ट्स खरीदी वो मेरे को पता है, बट मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मेरी शर्ट्स बची कितनी है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, हर महीने की या हर साल की एंड डेट पे अपनी कैलकुलेशन करता हूं, फिजिकल कैलकुलेशन। हर मान लो जनवरी की बात कर रहा हूं, या मान लो दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की बात मैंने करी, मुझे ये देखना है कि दिसंबर में मेरी कितनी शर्ट्स बिक गई, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, 1 तारीख को एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, मान लो कि 1 दिसंबर में मैंने शर्ट खरीदी थी 500, अब मुझे ये देखना है कितनी शर्ट बिक गई, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 31 दिसंबर को फिजिकल काउंट करूंगा कि मेरे पास शर्ट्स कितनी बची है। मैंने एक एक शर्ट काउंट करी तो मुझे पता चला मेरे पास कितनी शर्ट्स बची है, 50, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कितनी शर्ट्स मैंने बेची है, 450।
तो पीरियोडिकल सिस्टम में क्या है कि मैं पीरियड मतलब हर एक पर्टिकुलर डेट पे कोई भी डेट डिसाइड कर लूंगा, उस डेट पे मैं फिजिकल काउंट करूंगा कि मेरे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा है। तो वो होता है हमारा पीरियोडिकल सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। क्लियर है? यस सर। ये नॉर्मली कहां पे अप्लाई होता है? जहां पे बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली परचेज नहीं होता। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, मैंने 1 दिसंबर को खरीद के ले आया, उसके बाद मैं नहीं खरीद के लाया। 1 दिसंबर को बल्क में खरीद लिया, अब मैं 31 दिसंबर को देख रहा हूं मेरे पास कितना बचा है कि मुझे और कितना खरीदना है। तो पीरियोडिक सिस्टम हमारा वहां पे यूज होता है जहां पे बहुत फ्रीक्वेंटली हमारी परचेज ना हो। ठीक है बेटा? क्लियर है? अब आता है परपेचुअल Yes, सिस्टम। sir. परपेचुअल सिस्टम वो सिस्टम है बेटा जो नॉर्मली आज के टाइम में हम सब लोग, अगर कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा होता है तो आज के टाइम में मैक्सिमम जो वो यूज करता है वो परपेचुअल सिस्टम यूज करता है। परपेचुअल सिस्टम होता क्या है जरा ध्यान से समझना। मेडिकल स्टोर पे तुम सब जाते होगे बेटा, ठीक है? Yes, sir. मेडिकल स्टोर पे तुमने कभी ध्यान दिया होगा, जब तुम वहां से मेडिसिन लेते हो तो तुम्हारे सामने उसके पास एक नोटबुक पड़ी होती है, वो उस नोटबुक पे लिखता है कि ये वाली मेडिसिन बिक गई। देखा है कभी? नॉर्मली 90% मेडिकल Yes, स्टोर sir. तुम्हारे सामने ही लिख देता है कि ये वाली मेडिसिन सोल्ड आउट हो चुकी है। Yes, sir. तो परपेचुअल सिस्टम क्या है कि मैं एक बुक बनाऊंगा, एक रिकॉर्ड बुक बनाऊंगा, जिसमें मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे लिखूंगा रिसीप्ट। रिसीप्ट मतलब कितना मैंने परचेज करा। यहाँ पे लिखूंगा इशू, कितना मैंने बेच दिया। और ये होगा मेरा बैलेंस कि हर सेल के बाद मेरे पास कितना बैलेंस बचा है। नॉर्मली वो जो रजिस्टर में लिखना है वो छोटा सा काम होता है, एक्चुअल में उनकी जो लैपटॉप में सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाती है। जब वो तुम्हारा बिल बना के देता है तो बिल बनाते ही पता चल जाता है कि इतनी मेडिसिन बिक गई तो कितना बैलेंस उसके पास बचा है। तो परपेचुअल सिस्टम में क्या है बेटा, हर सेल और हर परचेज पे वो अपनी रिकॉर्डिंग करेगा और ये देखेगा कि मेरे पास अब कितना बैलेंस पड़ा है। तो इसको हम बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम। मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा विद एवरी ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसी के साथ वो रिकॉर्ड कर लेगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। यहां पे ये कोई एक पर्टिकुलर डेट की बात नहीं कर रहा। अगर मैं आज 29 दिसंबर को भी 12 ट्रांजैक्शन या 20 ट्रांजैक्शन करूंगा तो वो सारी ट्रांजैक्शन में यहां दिखाऊंगा। समझ आया? नहीं, ये डेली बेस पे होता है। समझ आया बेटा? आया ना? यस सर। या तुम जब थोड़े छोटे बच्चे होगे तो जब तुम्हें पॉकेट मनी मिलती होगी तो तुम उसका हिसाब रखते होगे, यार पेरेंट्स ने 1,000 रुपए दिए, 500 खर्च हो गए, बचे कितने? 500। तो जब पेरेंट्स ने दिए तो वो मेरी रिसीप्ट साइड में आ गए। मान लो 200 खर्च हो गए तो मेरे पास बचे 800। अब मेरा बर्थडे आ रहा है, बर्थडे में पापा ने कुछ नहीं दिया, 500 अपनी पॉकेट से चले गए तो बचे कितने? 300। तो ये एक सिंपल सी प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। क्लियर है बेटा? यस सर। चलें आगे। बेटा किसी को डाउट है तो पूछ लो, करें आगे। यस सर। अब है हमारे मेथड, जो तुम्हें 3 मेथड पढ़ने हैं इन्वेंटरी वैल्यूएशन की। बहुत इजी मेथड है, नाम सुन के थोड़ा डर लग सकता है बट बहुत इजी मेथड है। लिखो मेथड्स ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन। तो 3 मेथड है हमारे पास। बुक में 4 दिए हुए हैं, एक सिर्फ थ्योरेटिकल है, वो थ्योरेटिकल वाला पढ़ लेना, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ बेसिक सी चीजें जो हमने भी पीरियोडिक में पढ़ा है वही बात कर रहा है वो। इसमें 3 मेथड है। पहला फीफो। फीफो की फुल फॉर्म है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फिर है लीफो। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला है एवरेज, सॉरी वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड। तो ये 3 मेथड है हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं। इनमें से एक मेथड हम आज करेंगे, अगर टाइम बचा तो ये भी हो जाएगा, बट इतना टाइम नहीं बचेगा क्योंकि लंबा मेथड होता है। होगा बहुत इजी बेटा, बहुत इजी है। तुम करोगे तो कहोगे सर ये तो ग्रेजुएशन में बस फ्री के नंबर सर इस काट चैप्टर का नाम क्या है? क्या बेटा?
सर चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तुम्हारी बुक का चैप्टर नंबर 11। तो अब इन तीनों मेथड से मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन में बोल सकता है भाई ये बताओ कि फीफो मेथड से परपेचुअल निकालो, परपेचुअल भी सिखाऊंगा। फीफो मेथड से पीरियोडिकल निकालो, पीरियोडिकल भी सिखाऊंगा। दोनों सिस्टम में हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसी भी इन्वेंट्री की, वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है बेटा। साथ ही साथ एक फॉर्मूला और लिख लो, जो ऑलरेडी मैं तुम्हें वैसे लिखवा चुका हूं, सीओजीएस। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेगा भाई सीओजीएस निकाल के दिखाओ। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं वो मैं तुम्हें ऑलरेडी समझा चुका हूं। इस चैप्टर में इतना कुछ आएगा नहीं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। तो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें भेज रहा हूं ग्रुप पे, जरा वो पढ़ लेना। सर बुक का पेज नंबर बता देना सर। जिसके पास बुक है उसकी पेज नंबर है 11.9 इलस्ट्रेशन 1। और जिसके पास बुक नहीं है, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूं। देखो मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेज दिया, आराम से क्वेश्चन पढ़ लो। मैं करा रहा हूं पहला क्वेश्चन, और समझ लेना कैसे करा रहा हूं, उसके बाद करना। और देखो इतने इजी इजी क्वेश्चन तुम्हारे कभी कभी 5-6 नंबर के पेपर में आ जाते हैं। पढ़ लिया बेटा क्वेश्चन सबने? देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री का मतलब है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री पूछ रहा है ना? आया ना बेटा? यस सर। यस सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने को बोल रहा है, और फिर बोल रहा है सीओजीएस निकालो। और कह रहा है मेथड कौन सा फॉलो करना है? फीफो, है ना? और कह रहा है पीरियोडिकल से भी निकालो, परपेचुअल से भी निकालो। मैंने कहा निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। तो हम ऊपर लिखेंगे फीफो मेथड, और अभी सबसे पहले जो हमारा टेबल बनता है वो बनता है परपेचुअल के लिए। तो हम लिखेंगे फीफो और ब्रैकेट में लिख देंगे परपेचुअल। और इसका थोड़ा बड़ा सा फॉर्मेट बनता है, तो फॉर्मेट जरा ध्यान से बना लेना। सबसे पहले कॉलम में लिखते हैं डेट, उसके बाद रिसीव्ड, इशूड एंड बैलेंस। यहां लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे रिसीप्ट। रिसीप्ट का मतलब जब हम परचेज करते हैं, तो ब्रैकेट में परचेज भी लिख लो। यहां लिखेंगे इशूड। सर परचेज में सर रिसिप्ट क्यों आएगा सर? बेटा हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, पैसों की बात थोड़ी कर रहे हैं। तो इन्वेंट्री हमारे पास कब आएगी? जब हम परचेज करेंगे। बिना परचेज करे क्या हमारे पास स्टॉक आ सकता है? नहीं सर। इसलिए लिखेंगे, ठीक है। और ये बैलेंस में आएगा स्टॉक इन हैंड। बेटा और भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, शर्माना मत। फिर यहां लिखेंगे हम क्वांटिटी। क्वांटिटी लिख लो या यूनिट लिख लो, एक ही बात है। यहां लिखेंगे रेट पर यूनिट कि भैया कि क्वांटिटी का क्या रेट है जो मैंने परचेज करा है,
और यहां लिखेंगे अमाउंट इन रुपीज, सेम चीज है, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। जल्दी यहां तक बना लो फिर आगे कराऊंगा। क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट, क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट। क्वांटिटी का मतलब है कि कितनी यूनिट्स हमने परचेज करी या कितनी यूनिट हमने बेच दी और कितनी यूनिट हमारे पास बची, तो क्वांटिटी में हम वो बताएंगे। सबने बना लिया बेटा? यस सर। करें आगे? यस सर। पक्की बात करें? सर 2 मिनट रुक जाओ सर। जल्दी बनाओ। Yes, sir. चलो देखो इधर, सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है ना बेटा? डेट कितनी दी है? 1 जनवरी 2000। अच्छा ईयर नहीं दिया हुआ तो हम जनवरी 1 लिख देते हैं, है ना? क्या मैंने 1 जनवरी को कुछ परचेज करा है? 1 जनवरी को कुछ परचेज नहीं करा क्योंकि मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है। No, sir. ना मैंने कुछ सेल करा, सिर्फ मेरे पास बैलेंस पड़ा है। यहां से देखो 1 जनवरी को कितनी क्वांटिटी है मेरे पास? 1000, है ना बेटा? Yes, sir. और एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है? 20 रुपए। Yes, sir. तो टोटल मेरा अमाउंट कितना हो गया? 20,000। Yes, पहले sir. आराम से इस वाले पॉइंट को समझो, अगर इस पॉइंट में भी किसी को डाउट हो तो मेरे से पूछो, तब आगे कराऊंगा मैं। पहले इस पॉइंट को समझो आराम से। सर ये ओपनिंग बैलेंस को स्टॉक इन हैंड में क्यों करा है सर लास्ट में? क्योंकि बेटा मेरे पास ओपनिंग स्टॉक इन हैंड का मतलब मेरे पास स्टार्टिंग में जब मैंने महीना स्टार्ट करा तो मेरे पास कितना स्टॉक था, इसलिए इसको स्टॉक इन हैंड में। ओके सर, समझ आया? तो इसमें सर ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा इसे। ओके। इसमें सिर्फ और सिर्फ परचेज आएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल आएगा। करें आगे? यहां तक Yes, sir. क्लियर है सबको? यस सर। अब देखो आगे। अब 1 जनवरी के बाद है 10 जनवरी, तो जल्दी से बताओ 10 जनवरी को फरवरी। खरीदा है या बेचा है? सर फरवरी है सर। फरवरी। अच्छा फरवरी आ गई, ठीक है। 1 फरवरी, 10 फरवरी, तो 10 फरवरी को खरीदा है या बेचा है? खरीदा है सर, परचेज किया है। 500 यूनिट खरीदी है और कितने रुपए की एक है? 25 रुपये पर यूनिट। 25। तो ये आ गया 12,500। क्या बेचा है कुछ? नहीं बेचा। तो अब जरा ध्यान से समझो, ये पॉइंट समझने वाला है। अब मेरे पास स्टॉक इन हैंड एक तो ये वाली यूनिट है और एक ये वाली यूनिट है ना? तो हम क्या लिखेंगे ध्यान से देखना। हम लिखेंगे पहले कि मेरे पास जब मैं 10 फरवरी को आया तो मेरे पास तो 1000 यूनिट है जिसकी वैल्यू बनती है 20,000। साथ ही साथ सेम डेट पे मैंने 500 यूनिट और खरीदी जिसकी वैल्यू 25 रुपए है। टोटल बनता है 12,500। तो ये वाला जो अमाउंट है ये मेरा कितनी डेट पे है? 10 फरवरी। तो जिस डेट पे भी मैं कोई नई ट्रांजैक्शन करूंगा उस डेट पे मुझे सारा बैलेंस दिखाना पड़ेगा कि मेरा बैलेंस हाथ में कितना है। इसका अमाउंट अलग अलग है इसलिए मैंने इसको अलग अलग लिखा है। अगर ये भी 20 रुपए का होता तो मैं सीधा लिख देता 1500 यूनिट 20 रुपए की इतना।
समझ आया? इनकी वैल्यू अलग अलग है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग दिखाया है। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. अभी एक बार देख लो, फिर लिखने का टाइम दूंगा। थर्ड पॉइंट देखो, तीसरे में सर बताओ ऐसे खरीदा हर बेचा है? स्टेप सर ऐसे हर स्टेप पे हमारे को सेम एंट्री दोबारा नहीं करनी पड़ेगी? पेमेंट के लिए सर हर स्टेप पे सेम एंट्री दोबारा नहीं करनी बिल्कुल पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब देखो थर्ड एंट्री देखो, 13 मार्च, तो 13 मार्च को मैंने परचेज करा, सेल करा है? जल्दी बताओ, परचेज या सेल? Purchasing, yes. परचेज करा है, कितनी यूनिट? 400। एक यूनिट कितने की है? 22। 22. अब कोई सेल नहीं करा। अब देखो, अब 13 मार्च को जब मैंने नई परचेज करी, तो एक तो मेरे पास 1000 यूनिट थी 20 रुपए पे, एक मेरे पास 500 यूनिट थी 25 रुपए पे, फिर 400 यूनिट कितने पे हुई? 22 पे। तो ये तीनों का लिख देंगे यहाँ पे 20,000, 12,500 और 8800। पहले यहां तक लिख लो, इसके आगे कराऊंगा, फिर जल्दी लिख लो यहां तक। और यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो। क्लियर है तो ये बेटा बहुत इजी सा क्वेश्चन है और ये पेपर में भी आते हैं। तो अभी तुम्हें पहली बार दूसरी बार करने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट एक बार जब तुम 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो तुम्हें बहुत इजी लगेंगे ये क्वेश्चन। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उन सबका सबसे इजी पार्ट है ये। सर हो गया। सबका हो गया बेटा? यस सर। करें आगे? अब देखो, अगली डेट पे डेट क्या गिवन है? अप्रैल नहीं, मार्च 20। चेक करो, मार्च 20 पे सेल कर रहा है, बेच रहा है? March 20. सेल कर रहा है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा। कितना बेच रहा है? सोल्ड कर रहे हैं सर। कितना? 1200। और क्या 1200। उसने ये बताया कितने का बेच रहा है? तो ध्यान से समझो, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट आउट। इसका मतलब है कि जो मेरे पास मैंने पहले परचेज करा है वही मैं पहले बेचूंगा। तो 1200 यूनिट में से 1000 यूनिट तो मेरे पे 20 रुपए की अवेलेबल है ना बेटा? फर्स्ट आउट का मतलब जो पहले परचेज करा है उसको पहले बेचूंगा। तो मेरे पास 1000 यूनिट तो 20 रुपए पे अवेलेबल है, 2000, 20,000। अब मुझे कितनी और बेचनी है? 20, 200। तो अब 200 यूनिट में कहां से निकालूंगा? 25 रुपए में से। तो मतलब 5,000। अब ध्यान से समझो, एक मिनट। अब मेरे पे बचा कितना? अब ये तो बिल्कुल जीरो हो गया। इसमें से कितना बचा? इसमें से बची 300 यूनिट 25 रुपए की, और ये पूरा का पूरा बच गया 422 का 8800। तो जब मैंने 20 मार्च को बेचा तो मेरे पास इतना अमाउंट आया। लिख लो यहां तक। कोई डाउट है तो आराम से पूछो, कोई जल्दी नहीं भागना हमें, कोई आराम से पूछो अगर किसी को कोई डाउट है। देखो जल्दी। सर एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। हम पढ़ रहे हैं फीफो मेथड। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो मेरे पास पहले से स्टॉक रखा है, जो स्टॉक मेरे पास पहले से रखा है उसको पहले बेचेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में बेचेंगे। तो मेरे पास 3 तरह के स्टॉक है, एक 1000, एक 500, एक 400, और मुझे सिर्फ 1200 बेचना है। तो मैं चेक करूंगा क्या मेरे पास स्टार्टिंग में 1200 है? नहीं, मेरे पास स्टार्टिंग में 20 रुपए पे 1000 है। तो मैंने पहला 1000 बेच दिया 20 रुपए में। अभी कितने और चाहिए मुझे? 200, है ना? अभी तो 1000 ही बेचे मैंने, अभी 200 और चाहिए। तो इसके बाद दूसरा नंबर आता है इसका, तो 200 यूनिट यहां से निकाल दूंगा।
तो ये मैंने बेच दिए, अब मेरे पास बचा कितना, 1000 तो पूरा खत्म हो गया, 500 में से 200 बेच दिए तो 300 बचे, और 400 भी पूरा का पूरा बचा है तो 400 लिख दिया। क्लियर है? यस सर। लिख लो यहां तक। और ये बताओ, इसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन खुद ट्राई करना चाहोगे या मैं कराऊं पूरा? सर खुद ट्राई कर लेंगे सर। बाकी बच्चे ही बताओ बेटा, अगर लग रहा है कि खुद ट्राई करोगे तो करो। बेटा मैंने सिर्फ एक बच्चे से नहीं पूछा। हाँ सर करेंगे। या तो ऐसा हो रहा है बच्चों को समझ नहीं आ रहा, सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे सर रिप्लाई कर किया लेंगे। और क्लास में सर करीब कर 40 बच्चे हैं। सर कर लेंगे। कर लेंगे। कर लेंगे सर। औरों का सुन के मत बोलना कर लेंगे, अगर किसी को डाउट है तो बोल दो बेटा, मेरे को कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ आ रहा तो दोबारा पूछो। नहीं सर डाउट नहीं है सर, क्लियर है। चलो करो फिर, अगर क्लियर है तो जल्दी से मुझे क्लोजिंग देखो। जो लास्ट में यहां बचेगा ना, जो लास्ट में यहां वैल्यू बचेगी वो मेरा होगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और यहां जो बचेगा वो होगा यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो मुझे जल्दी से निकाल के बताओ सारे बच्चे यहां कितना आ रहा है एंड डेट पे। सर 2500। कितना बेटा? 2500। बहुत बढ़िया, बाकी बच्चे भी करो। सर डन। So same. सर डन सर 25। किस किस का 2500 आ गया बेटा? सच सच बताना, किसी और का सुन के मत आ बोलना। गया सर। क्योंकि देखो मैं यहाँ अगर तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो मैं सिर्फ एक बच्चे को नहीं पढ़ा रहा, मैं हर बच्चे को पढ़ा रहा हूं, तो किसी को भी डाउट है पूछ लो बेटा। सर नहीं बना। नहीं हुआ? नो सर। अप्रैल 6 में क्या करा है? अप्रैल 6 में बोल रहा है कि भाई हम बेच रहे हैं कितना, 500 यूनिट बेच रहे हैं। तो अब बैलेंस चेक करो, मेरे पास जो बैलेंस बच रहा था, मेरे पास बैलेंस बचा हुआ था एक तो 300 यूनिट और एक 400 यूनिट। 300 यूनिट बच रहा था 2500 पे, 25 रुपए पे, और 400 यूनिट बच रहा था 22 रुपए पे। तो अब मैं इनमें से बेचना चाह रहा हूं 500। तो 500 में सबसे पहले मैं 300 यूनिट ले लूंगा पहले की 25 रुपए पे, फिर 200 यहां से ले लूंगा 22 रुपए पे, तो 7500 और 4400। अब बैलेंस कितना बचेगा? ये तो पूरा खत्म हो गया।
तो अब बैलेंस बचेगा सिर्फ 200 यूनिट, वो भी कितने रुपए पे? 22 पे। तो ये बचेगा 44। यहां तक समझ आया? सर 100 यूनिट। 100 क्यों बेटा? नहीं सही है सर। यहां तक क्लियर है? यस सर। अब उसके बाद 12th में ये क्या कर रहा है? 400 यूनिट परचेज कर रहा है। तो परचेज में लिखेंगे 400, कितने रुपए की कर रहा है? 25 रुपए की। यस सर। तो ये आ गया 10,000। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहां लिख देंगे पहले 200 यूनिट जो पहले की बची हुई है, और यहां लिख देंगे 400 यूनिट जो मैंने नई खरीदी है। तो ये आ जाएगा 4400, ये आ जाएगा 10,000। यहां तक बताओ क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर आएगा 30 जून। 30 जून को मैंने परचेज नहीं करा, सिर्फ बेचा है 500 यूनिट। तो 500 पहले ये वाली ले लूंगा, 200, 300 ले लूंगा यहां से। तो 222 रुपए पे, 325 रुपए पे, ये आ गया मेरा 4400, ये आ गया मेरा 7500। बचा कितना इसमें से? सिर्फ 100 यूनिट, और वो भी कितने रुपए पे? 25। तो अमाउंट कितना आ गया? तो जब मैंने लास्ट में कैलकुलेट करा तो जो लास्ट का मेरा बैलेंस आया वो 2500 आया। लिख लो जल्दी। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो पूछो बेटा। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना बेटा। सर आगे नहीं बना, इतना ही है। अभी आगे कराऊंगा बेटा। यहां तक हो गया सबका? आगे कराऊं? देखो, हमें दो चीज निकालनी थी, हम परपेचुअल मेथड से कर रहे हैं। हमें दो चीज निकालनी थी, पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो परपेचुअल मेथड से क्लोजिंग इन्वेंट्री तो हमारी निकल गई, कितनी आई? 2500 रुपए आया ना? यस सर। यस सर। दूसरा में निकालना था सीओजीएस। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है बेटा, तो सीओजीएस हमारा क्या होता है? वैल्यू ऑफ इश्यूड इन्वेंट्री। तो चेक करो इशूड इन्वेंट्री का कितना सीओजीएस आ रहा है, क्योंकि बेटा जो हम इन्वेंट्री इशू कर रहे हैं वो कॉस्ट प्राइस पे ही तो इशू कर रहे हैं, है ना? आया ना? यस सर। तो सीओजीएस हो जाएगा वैल्यू ऑफ इशूड इन्वेंट्री। तो चेक करना वैल्यू ऑफ इशूड इन्वेंट्री कितना आ रहा है? 25,000, 11,911 सर, 48,800 आ रहा है सर टोटल करने। बिल्कुल। सबसे पहले हमने इशू करा होगा 25,000 रुपए का। यस सर। उसके बाद हमने इशू करा है 11,900 का। फिर हमने इशू करा है 11,900 का। तो टोटल मेरा जो सीओजीएस आ रहा है वो 48,880 भी आ रहा है। यहां तक लिखो जल्दी, उसके बाद समझाता हूं आगे। जब यहां तक लिख लो बता देना बेटा। सर इसे सब पीरियोडिक से भी करना है ना? हाँ बेटा, पीरियोडिक से भी करना है। अभी बाय डिफॉल्ट ये क्वेश्चन ऐसा बना है कि दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, बट ऐसा हर बार नहीं होता। सर एक बार फिर से बता दीजिए सीओजीएस। सीओजीएस का जो बेटा फॉर्मूला है, सीओजीएस का मतलब है कि जो हम गुड्स बेच रहे हैं उन पे हमने खर्चा कितना करा है ना बेटा? तो जो गुड्स हमने बेच दिए उस पे हमने खर्चा कितना करा है? सबसे पहले 48,800 आएगा। हाँ, अगर इस मेथड में कंफ्यूज हो रहे हो तो दूसरा मेथड लिख लो और इजी हो जाएगा। सीओजीएस इज इक्वल टू क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री, है ना, प्लस परचेज
माइनस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे हमें कॉस्ट दिया नहीं तो हम वो डायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे नहीं, है ना बेटा, है ना। यस यस सर। सर। तो ओपनिंग इन्वेंट्री हमें कितनी दी थी, 25,000, सॉरी 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी दी है चेक करो, 20,000 आया ना। यस हाँ सर। सर। सबसे पहला पॉइंट देखो बेटा, 10,000 1,000 यूनिट 20 रुपए की एक, यस तो सर। ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, 20,000 आया ना। यस सर। यस हाँ सर। प्लस परचेज, परचेज सबसे पहले मैंने कराया 12,500 का, उसके बाद परचेज कराया मैंने 8,800 का, 800 का। उसके बाद परचेज कराया मैंने 10,000 का, और क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग कितनी बची है मेरे पास, 2500 माइनस 2500। तो ऐसे भी निकाल लो। अगर उसमें कंफ्यूजन हो रही है तो ये वाला मेथड लगा लो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तब भी आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा। सर आंसर तो सर 48,800 आएगा ना, ये 880 आएगा। बेटा कैलकुलेशन कर लो, हो सकता है बुक में गलत दे रखा हो, 800 होगा, चेक कर लो, हो सकता है बुक में गलत दे रखा हो, कैलकुलेशन पार्ट गलत हो जाता है बहुत बार, टाइपिंग एरर। हाँ 800 आएगा, वो 88 गलत लिखा हुआ है, वो टाइपिंग एरर है। तो ये हमारा हो जाएगा 20 प्लस 10 30, 42,500, 42 50 51 300 आ रहा है, 51 300 माइनस 2500, तो आंसर इतना ही आ जाएगा। ठीक है यस सर। बेटा, अब जिसको डाउट था क्लियर हो गया, हाँ सर। करें आगे। यस सर। चलो, ये हमारा परपेचुअल मेथड हो गया। अब करेंगे पीरियोडिकल मेथड। देखो बेटा, यहां बाय डिफॉल्ट हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री में एक ही तरह का बचा था, तो इसलिए यहां पे परपेचुअल और पीरियोडिक का आंसर सेम आएगा। ठीक है, वरना कभी कभी अलग भी आता है। तो सबसे पहले मेरी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है वो कितनी बची है, 2500। क्लोजिंग इन्वेंट्री की यूनिट 100 बची है 100। हम कर रहे हैं फीफो मेथड। फीफो Yes, का sir. मतलब है कि ये जो 100 बची होंगी, ये जो 100 बची होंगी, ये मोस्ट रिसेंट वाली बची होंगी बेटा। यस सर। तो कितनी है मोस्ट रिसेंट, 20 25 रुपए से 25। मोस्ट रिसेंट है 25, तो हमारे पास कितना आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री, 25। 100। हाँ, ये नॉर्मली ये तुम्हें पहले परपेचुअल बनाना पड़ेगा तभी समझ आएगा, वरना पीरियोडिकल अगर डायरेक्टली करोगे तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। हालांकि डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, बट पेपर में कभी आएगा तो दोनों ही आएगा, तो हमारा उससे ही निकल जाएगा। ठीक है। और सीओजीएस का हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, सेम वही, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो हमने निकाल ही लिया 48,800। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अलग आती तो इसकी भी वैल्यू अलग आती। ठीक है बेटा। ओके सर। यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। नो सर। समझ आया सबको? यस सर। यस सर। इतना क्वेश्चन था, और पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया तुम्हारे मजे आ जाएंगे, 5-6 नंबर तो आ गए बस, सिंपल। थैंक यू सर। अब देखो, लीफो का हिंट दे रहा हूं, घर से ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। लीफो का हिंट दे रहा हूं, लीफो का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा एक होमवर्क है, करके आना है। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो सबसे लास्ट में आया है उसको सबसे पहले भेजेंगे। तो सेम क्वेश्चन है। अब सेम क्वेश्चन का जब तक हमने इश्यू नहीं करा था, एक मिनट, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा। जब तक हमने इश्यू नहीं करा था मार्च 13, ध्यान से समझ लो, उसके बाद घर से करना। मार्च 13 को मेरे पास क्लोजिंग में बचा हुआ था 1,000 यूनिट 20 रुपए की, 500 यूनिट 25 रुपए की, और 400 यूनिट 22 रुपए की। तो ये आ रहा था हमारा 20,000, ये आ रहा था हमारा 12,500, और ये आ रहा था हमारा 88, है ना बेटा? यहां तक तो सबको याद है ना? यस सर। यस सर। अब मैं इश्यू कर रहा हूं, ध्यान, एक मिनट, अब इश्यू कर रहा हूं मैं किस डेट पे, 20 मार्च, और 20 मार्च को कितना इश्यू कर रहा हूं, 1200। तो अब Yes, देखना,
लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब जो सबसे बाद में है उसको सबसे पहले इशू करेंगे। तो 1200 में से 400 तो मैं यहां से ले लूंगा, 8800। अभी कितने और बचे? 800। यस सर। 800 में से 500 यहां से ले लूंगा और 300,000 में से ले लेंगे, और 300 यहां 1000। से ले लूंगा। और जो मेरी यहां पे वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 700 यूनिट 20 रुपए पे, मतलब 7000। समझ आया? सॉरी, 14000। यस सर, यस सर। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है लास्ट वाला पहले लेंगे, उसके बाद उससे ऊपर वाला, उसके बाद उसके ऊपर वाला। क्लियर है? आया ना? यस सर, यस सर। तो इसके आंसर लिख लो, घर से करके लाना, जो डाउट होगी मेरे से पूछना। आंसर लिख लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री आएगी 2000, दोनों मेथड में, परपेचुअल में भी और फिक्स्ड में, उसमें भी, पीरियोडिक में भी 2000 क्लोजिंग। क्या बेटा? सर पीरियोडिकल में ये तो होता है कि सर लास्ट में हमारा कितना स्टॉक बचा और कितना बस। पीस का बचा, वो किस वैल्यू का बचा है, बस। ओके सर। तो लिखो, आंसर होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2000 एंड COGS इज 49,300। ओके सर। अगर ये क्वेश्चन तुम घर से कर ले आओगे, नहीं होगा तो फिर मेरे को बता देना, मैं करा भी दूंगा। इसके बाद हमारा एक मेथड और बचता है जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, पेपर में आजकल ये ज्यादा आता है क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। तो ये भी इजी है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी इजी चीजें हैं। अगर ये पढ़ लाओगे तो हो सकता है कल मैं ये चैप्टर तुम्हें खत्म करा दूं। इसके फिर कल हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो पेपर में आ रखे हैं फुल फ्लैज। फुल फ्लैज में भी सेम ऐसी क्वेश्चन आएंगे, तो जिसके पास बुक होगी वो बुक में खोल के देखेगा, तो सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आ रखे हैं बुक में भी। तो कल ये चैप्टर हम खत्म कर लेंगे अगर तुम ये होमवर्क कर लाते हो। अगर होमवर्क नहीं करके लाते तो हो सकता है एक क्लास एक्स्ट्रा भी लग जाए। अब अगर आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो सर। उसके बाद हो सकता है ये चैप्टर खत्म कराने के बाद जनवरी में मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूं। वैसे टेस्ट क्या, तुम सब ऑनलाइन में क्या ही टेस्ट दोगे, बट फिर भी मैं हो सकता है ले लूं, वरना कोई असाइनमेंट दूंगा। अब तुम्हारे कितने चैप्टर बच जाएंगे इसके बाद? सिलेबस तो तुम्हारा बहुत है अभी। हायर परचेज बचा हुआ है जो अच्छा खासा टाइम लेगा। अकाउंटिंग फॉर लीज भी बचा हुआ है, वो जल्दी हो जाएगा। ब्रांच टाइम लेगा। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग भी ठीक ठाक है। और बेटा तुम लोगों ने डिसाइड करा है पढ़ना क्या है? पार्टनरशिप पढ़नी है या फिर वो पढ़ना है, क्या नाम है? टैली करेंगे, टैली करेंगे। टैली। चलो फिर टैली की क्लास हम थोड़ा जनवरी के सेकंड वीक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। है पार्टनरशिप भी करो क्या बेटा? पार्टनरशिप? सर पार्टनरशिप है टैली में से सर कोई एक ही तो करना पड़ेगा सर हमें। हाँ, टैली या पार्टनरशिप में से कुछ एक करना है। तो मेरे को डिसाइड करके जो भी सीआर है क्लास का, अंकुर है ना बेटा? सीआर अंकुर? यस सर। अपनी क्लास में से एक बार मेरे को डिसाइड, मतलब लिस्ट बना के दे देना कितने बच्चे पार्टनरशिप पढ़ना चाह रहे हैं, कितने बच्चे टैली पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है? ओके सर। बेटा इसको बता देना, जो भी ये पूछे तो जितनी भी पर्सनल सर, नाम पर्सनल बोला। मैसेज कोई नहीं करेगा, ग्रुप पे ही कर देना। क्या बेटा? पर्सनल मैसेज ना करे कोई, ग्रुप पे ही ठीक है, कर देंगे। पर्सनल मत करना, ग्रुप में ही बता देना, ठीक है? चलो लीव कर सकते हो।